मैसूर। तो तीसरा कदम कॉर्नवालिस का क्या था? एलिमिनेशन ऑफ मैसूर एज अ पावर, शक्ति के रूप में मैसूर का अंत। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत में पहला कदम क्या है? फ्रांस की चुनौती का अंत। क्या है एंग्लो कर्नाटिक वॉर? फ्रांस की चुनौती का अंत। फ्रांस को चुनौती से बाहर किया, फिर किस पे कब्जा किया? बंगाल पे। बंगाल के बाद अब कहां पहुंच रहे हैं? मैसूर। क्यों क्यों मैसूर पहुंच रहे हैं? मैसूर केव ऑफ अली बाबा, मतलब लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अली बाबा की गुफा किस बात के लिए फेमस थी? धन के लिए। तो मैसूर क्या है? अली बाबा की गुफा, यानी संपत्ति का क्षेत्र। कल किन लोगों ने आंसर नहीं लिखा था? कितने लोगों ने कल वो मेंस वाला क्वेश्चन नहीं लिखा था? क्यों? जमा क्यों नहीं किए? हाँ? आंसर क्यों नहीं जमा किए? कौन कौन नहीं जमा किया? आज 9 बजे रात में जाओगे, वरना कल से आओगे नहीं और 10-10 बार लिखोगे तब जाओगे। 10-10 बार वही चीज लिखोगे, 9 बजे रात में जाओगे, और नहीं तो कल से नहीं आओगे। जितना काम कहा जाए उतना करना है किसी भी कीमत पे। मतलब उसमें तो इफ एंड बट का मामला ही नहीं है। अभी तो मारना शुरू ही नहीं किया, अभी तो वो पार्ट शुरू ही नहीं हुआ। अभी मेरा वो है ना, सलमान आने वाला है 2-4 दिन में, पकड़ के सब उठा के। ट्रेनिंग जो होती है ना वो बहुत कठोर होती है। आर्मी के जवान क्यों इतने वो हैं? उनकी पनिशमेंट देखो, उनकी ट्रेनिंग देखो। कभी आईएमए जाके रहो। तो बंगाल क्या था? कुबेर था। देखो इनका तुम वो देखो काम करने का तरीका, ध्यान देना, ये आकस्मिक नहीं है, ये कैलकुलेटेड मूव है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बंगाल। कुबेर, पैसा मिलेगा तभी तो आगे काम चलेगा। 1760 में कर्नाटक जीतने के बाद वो दक्कन में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पहाड़ पठार में सर खपाना है। जब लड़ना ही है तो वहां के लिए लड़ो जहां पैसा है। तो पैसा कहां है? बंगाल में। बंगाल पे कब्जा, कुबेर कब्जे में आ गया। अब सारे अभियान में, एक्सपेडिशन में पैसा लगेगा, उसकी कमी है ही नहीं। 1757 में बंगाल पे कब्जा, 60 में फ्रांसीसी बाहर। किस पैसे के बल पर? बंगाल के पैसे के बल पर। ये आकस्मिक नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। अब बंगाल से कहां कूदे? कुबेर। बंगाल से कहां कूदे? कुबेर। तुम कहोगे पंजाब क्यों नहीं? मराठा बैठे हैं उधर, अफगानी। कैलकुलेशन देखो। मैसूर, वहां कोई शक्ति है ही नहीं, मराठा शक्ति है। उनसे दोस्ती हो गई थी बाद में 1782 में, साल भाई। तो मैसूर को निशाना क्यों बनाया? नेचुरल रिसोर्सेस। फिर वही बात, प्राकृतिक संपदा। कौन सा दोआब? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट। तुम जब मैसूर घूमने जाओगे, बेंगलोर घूमने जाओगे ना, और अगर तुम ऑटो करोगे, ऑटो, तो पता तुमसे ऑटो बैठते क्या कहेगा कि साहब आपको साड़ी वाड़ी की दुकान पे ले चलें। पैसा नहीं लेंगे साहब, क्योंकि हर साड़ी की दुकान पे उसका कमीशन बंधा हुआ है। जैसे बनारस के पंडे रिक्शे वाले हैं, तो वो आपको पंडा क्या ले जाएंगे कि शांति पाठ कराएंगे। अरे एक पंडित जी हैं, शांति पाठ करा दिए थे, उनका लड़का कलेक्टर हो गया था,
तुम्हारा हुआ बे? नहीं, हम तो रिक्शा ही चलाते हैं, लड़का भी चलाता है। हैंडीक्राफ्ट। और तीसरा पोर्ट्स, बंदरगाह, नेचुरल रिसोर्स। एक तो दोआब हो गया, दूसरा सैंडलवुड फॉरेस्ट, वीरप्पन यहीं पे था, चंदन के जंगल, और कोलार गोल्ड माइंस। 2-4 दाने आज भी बचे हैं। पोर्ट्स, पश्चिम और पूरब के व्यापार का केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। जम के पैसा आ रहा है। यहीं पे गया था चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवणबेलगोला, गद्दी छोड़ के यहीं आया था। अकूत संपत्ति का केंद्र, और इस संपत्ति पर शुरू से लोगों की नजर मौर्यों के कब्जे में था। ये श्रवणबेलगोला, अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको लूटा। कौन सा वंश था मेडिवल पीरियड में? कौन सी डायनेस्टी थी? अरे यार, यहां कर्नाटक मैसूर में कौन सी राजधानी थी, कौन सी डायनेस्टी थी? यादवा, देवगिरी, काकतिया, उड़ीसा, बल्लाल सेन, वीर बल्लाल, यादव, देवगिरी, पूना, प्रताप रुद्रदेव, काकतिया, वारंगल, उड़ीसा, गंग भी यही है, उत्तरी कर्नाटका। पहले सुन लीजिए फिर लिखेगा। क्रस्ट इज द अपर लेयर. लेयर इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड मटेरियल रॉक्स. Rocks of this layer are igneous, sedimentary and metamorphic. But in composition of crust, igneous and metamorphic accounts 95%. But in composition of crust, igneous and metamorphic account 95%. Sedimentary rocks are only 5% in our crust. Okay? But when you see the crustal surface area, you will find 75% surface area is covered by sedimentary. Only 25% is covered by igneous and metamorphic. फॉलो किया? जैसे मान लेते कि क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट के फॉर्मेशन में 95% है वो igneous है और metamorphic. So crust is mainly composed of igneous and metamorphic. लेकिन अगर इस क्रस्ट के सरफेस को आप देखेंगे, then 75% surface area of the crust is covered by sedimentary. Only 25% is by igneous and metamorphic. दोनों फॉलो किया? ठीक है? इस क्रस्ट की रॉक्स की जो डेंसिटी है वो अप टू 3 माना जाता है, 2.7 to 3. क्रस्ट के नीचे, हाँ, इसका जो वॉल्यूम माना गया, कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ क्रस्ट इज ओनली 0.5% इन टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ. अर्थ का टोटल वॉल्यूम है उसमें केवल 0.5% वॉल्यूम ही क्रस्ट का है. इस क्रस्ट के नीचे जो इंटरमीडिएट लेयर है दैट इज मेंटल एंड इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड, अपर सेक्शन इसका सॉलिड दिखाई देगा, सॉलिड, सेमी मॉल्टन एंड मॉल्टन मटेरियल ऑफ रॉक्स. मैग्मा, मैग्मेटिक मटेरियल्स यहां पे मेंटल में. और ये माना गया कि वॉल्यूम ऑफ मेंटल इज ऑलमोस्ट 83% इन टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ. तो अर्थ का जो वॉल्यूम है उसमें 83% किसका है? मेंटल का है. ठीक है? इज कंपोज्ड ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल्स मेनली. There is a discontinuity between the crust, lower crust and upper mantle. एक discontinuity है from where
velocity of seismic waves are changed. So is a transitional belt between the lower crust and upper mantle from where velocity of seismic waves are changed. और सबसे पहले इसको मोहरोविक उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया, इसलिए उनके नाम पर कहा जाता मोहो डिसकंटिन्यूटी. सो मोहो डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल. यहां से यूपीएससी में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए थे, सीधे सीधे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था. मोहो डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन विच लेयर्स, और ऑप्शन थे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, बिटवीन अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल. इस प्रकार से ऑप्शन थे. तो क्या है? बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल मोहो डिसकंटिन्यूटी. कोर इज द इनर मोस्ट. हाँ, इसकी जो डेंसिटी है वो 3 to 5. कोर इज द इनर मोस्ट लेयर. डेंसिटी ऑफ रॉक is 10 to 13 and it accounts 16% volume in total volume of earth. Almost 16% volume in total volume of earth. और यहां भी एक डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन द लोअर मेंटल एंड अपर कोर, कॉल्ड एज गुटेनबर्ग. Discontinuity. So Moho discontinuity is located between the lower crust and upper mantle, whereas Gutenberg discontinuity is located between the lower mantle and upper core. Is it clear? Now, our earth is composed into 3 concentric layers. Composed into 3 concentric layers: crust, mantle and core. Crust, mantle and core. Crust is the upper layer of earth. Composed of solid material rocks. Composed of solid material rocks. In composition of crust, igneous and metamorphic rocks. Igneous and metamorphic rocks are 95%. Whereas sedimentary is 5% only. Sedimentary is 5% only. But 75% surface area of earth crust, 75% surface area of earth crust is covered by sedimentary, and rest 25% by igneous and metamorphic. Volume of this crust is only 0.5%. 0.5% in total volume of earth. Density of rocks of this layer is 2.7 to 3.
an average thickness of this layer, layer is 70 kilometer, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो ये माना गया कि अपर लेयर है, क्रस्ट है, सॉलिड है, इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसका वॉल्यूम सबसे कम है, 0.5% है। रॉक्स की जो डेंसिटी है वो अप टू 3 है, और सरफेस पे सबसे अधिक देखा कि कवरेज जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का है। नेक्स्ट लेयर है मेंटल। is the intermediate layer of earth, mainly composed of molten and semi-molten material of rocks, it accounts 83% volume in total volume of earth. Density of rocks of this layer is between 3 to 5, Mohorovic discontinuity. Is a transitional belt between discontinuity is a transitional belt between lower crust and upper mantle, from where velocity of seismic waves are changed. और innermost layer is core. हाँ, इसकी जो थिकनेस मानी जाती है वो 2900 किलोमीटर। लिखे, थिकनेस ऑफ दिस लेयर mental is 2900 kilometer. And now layer core is the innermost layer of earth. Is composed of ferrous and nickel. Volume of this layer is 16%. 16% of total volume of earth. Density of rocks is between 10 to 13. And thickness
and thickness is up to 3500 किलोमीटर, वही माना गया जो स्वेस ने कहा, अप टू 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो कहा गया कि अर्थ की 3 लेयर्स है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट इज द अपर, मेंटल इज इंटरमीडिएट एंड कोर इज इनर मोस्ट। यहां लिखे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। It is a belt, it is a belt between lower mental and upper core, lower mental and upper core, from where density of rocks are suddenly increased into core, increased into core. So velocity of seismic waves are also increased. तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में माना जाता है कि ये क्रस्ट के रूप में, मेंटल के रूप में और कोर के रूप में। एक डायग्राम बना लीजिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। Welcome friends, in the class of economy we will start with the ABCD of economics। जैसे आप अपनी अल्फ़ाबेट्स या अपनी जो पढ़ाई की शुरुआत ABCD से करते हैं, वैसे इकोनॉमी की भी ABCD होती है। एंड हियर द ABCD इज A stands for approaches, B stands for basics, C stands for current and D stands for data। इकोनॉमी पे कमांड करने के लिए हमें भी 4 चीज़ों को पढ़ना होता है। वन इज़ अप्रोच, A, B इज़ बेसिक्स, C एंड D। तो ध्यान रखेंगे A, B, C, D, इन चारों को हम लोग को कमांड करनी होगी इफ़ यू वांट टू हैव कमांड ओवर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। सो A का क्या मतलब है, थोड़ा सा और इजी करते हैं आपको। मोस्टली इकोनॉमी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मानी जाती है, बट वी ट्राई टू मेक इट ईजी इन द क्लासेस विद द हेल्प ऑफ दिस 4 थिंग्स ABCD। अब देखो बहुत इजी है इसमें, अगर हम लोग A को समझते हैं तो A अप्रोच इकोनॉमी में 3 तरह की होती है, इनकम अप्रोच, इक्वलिटी अप्रोच एंड इकोलॉजी अप्रोच। कोई भी टॉपिक है इकोनॉमी का तो उसमें इनकम अप्रोच अप्लाई होती है, इक्वलिटी अप्रोच अप्लाई होती है और इकोलॉजी अप्रोच अप्लाई होती है। इनकम का क्या मतलब है? इनकम का मतलब है एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर economy deals with the economic activity and income is the most important economic activities। जितना भी economic activities हम लोग करते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है? टू अर्न, टू इनकम, टू अर्न, इसी को हम लोग इनकम बोलते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ हो रही है इकोनॉमी में तो उससे इनकम पे क्या असर पड़ेगा, उससे लोगों की इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, देश की इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं इनकम अप्रोच। बुलेट ट्रेन आ रही है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो बुलेट ट्रेन इनकम को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? बुलेट ट्रेन से इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक्सप्रेसवेज बनाई जा रही हैं, एक्सप्रेसवेज से इनकम बढ़ेगी या नहीं? कंट्री की इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई ठीक है इनकम तो बढ़ रही है, बुलेट ट्रेन आएगा, ये आएगा, एक्सप्रेसवेज आएंगे, बाकी सारी चीज़ें आएंगी, या जो भी बजट आएगा, बैंक खुलेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी, इन सब चीज़ों से इनकम और इनकम के आने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो इकोनॉमी के लिए वो सही चीज़ है, दैट इज़ द फर्स्ट अप्रोच ऑफ इकोनॉमी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकम तो बढ़ रही है लेकिन इनकम इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नहीं। अब बुलेट ट्रेन आएगा तो किसकी इनकम बढ़ेगी, ये भी देखना होगा। एक्सप्रेसवेज आएंगे तो किसकी इनकम बढ़ेगी, या सबकी इनकम बढ़ेगी, सबकी इक्वली इनकम बढ़ेगी, ये भी देखना होगा। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी अप्रोच। इनकम जनरेशन जो हो रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी अप्रोच। तो साइमल्टेनियसली विद इनकम वी हैव टू अप्लाई द इक्वलिटी अप्रोच। अगर कुछ ही लोग इनकम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग के पास इनकम नहीं जा रहा है तो इससे इनइक्वलिटी क्रिएट होगी, और इनइक्वलिटी क्रिएट होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग तो सारी सुविधाएं लेंगे लेकिन सभी लोगों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो उनके बीच में रिजेंटमेंट आएगा, उनको इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली नहीं है।
तो सेकेंड वन इज इक्वलिटी। तो हर टॉपिक पे हम लोग को लगाना है इनकम अप्रोच एंड देन इक्वलिटी अप्रोच। एंड द थर्ड वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड ऑफ द डे आप देखिए इनकम इतना इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रही है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आप अगर सड़कें बना रहे हैं तो सारे पेड़ काट रहे हैं, वो पेड़ अगर काट के सड़कें बनाएंगे तो इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस आएगी। अगर माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, सैंड माइनिंग कर रहे हैं तो नदियों से सारा सैंड निकाल रहे हैं, तो उनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वहाँ जो रहने वाले जो लिविंग बीइंग्स हैं, मछलियाँ हैं या अदर जो लिविंग बीइंग्स हैं, उन पर असर पड़ रहा होगा। और सबका रोल है इस पूरे इकोसिस्टम में। कोई छोटा सा भी अगर क्रिएचर है तो उसका भी रोल है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब भी हम लोग करते हैं तो उससे इकोलॉजी पे असर आता है। तो तीसरी जो अप्रोच होती है वो इकोलॉजी होती है। कोई भी टॉपिक अंडर डिस्कशन इकोनॉमी में रहेगी तो हम लोग को देखना है इनकम अप्रोच से फर्स्ट। अगर वो इनकम कर रही है तो अच्छी बात है, ज़्यादा इनकम कर रही है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। अगर कम इनकम कर रही है तो वो ज़्यादा वाले से कम अच्छी मानी जाएगी। बुलेट ट्रेन अगर ज़्यादा इनकम जनरेट कर रही है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो एक्सप्रेसवेज या अदर जो वंदे भारत या अदर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके कंपैरिजन में कम इनकम जनरेट करिए तो अच्छी बात नहीं होगी। कितना पैसा लगा रहे हैं उसमें, कितना पैसा कमा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोई भी टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसमें ये देखा, फिर इक्वलिटी देखा कि भाई सबको उसके जो फ्रूट्स हैं, जो इनकम क्रिएट हो रही है उस सबको मिल रही है नहीं मिल रही है, इक्वली नहीं मिल रही है तो वो सही नहीं है। और लास्टली फिर देखेंगे कि इकोलॉजी को वो कितना डिस्टर्ब कर रही है, इकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचा रही है, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो दीज आर द थ्री बेसिक अप्रोचेज इन इकोनॉमी विच इज़ अप्लाइड। सो अंडर सो एनी टॉपिक अंडर डिस्कशन वी मस्ट अप्लाई दिस थ्री अप्रोच, और इसी को बोलते हैं ए एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट। द सेकेंड थिंग इज बेसिक्स। दूसरी चीज़ होती है बेसिक्स। बेसिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमी के अपने टर्मोलॉजीज होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इनकम का, उसको इकोनॉमी में जीडीपी कहते हैं, तो आपको जीडीपी जानना होगा, राइट। तो बेसिक्स में यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। बहुत सारे ऐसे आपको नए नए भी कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमी में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। नॉर्मली इसको हम लोग प्राइस राइज कहते हैं, लेकिन इकोनॉमी में प्राइस राइज क्या होती है, क्या इफेक्ट करती है, उसके क्या असर होता है, इन सब चीज़ों को समझना होता है। दिस इज़ द बेसिक आस्पेक्ट, यानी कि बी आस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। सो हियर देयर कुड बी थ्री थिंग्स। फर्स्ट द बैकग्राउंड ऑफ एनी टॉपिक अंडर डिस्कशन, अंडर बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स करनी है अच्छी तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। देन यू हैव टू लुक एट द इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमी को चलाने के लिए सर्टन इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं, जैसे शेयर बाज़ार को चलाने के लिए सेबी बनाया गया है, बैंकिंग को चलाने के लिए आरबीआई बनाया गया। तो ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से इकोनॉमी को गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जितने डेटा आते हैं, आप इतने इंपॉर्टेंट जीडीपी के, नेशनल इनकम के डेटा आते हैं या इन्फ्लेशन के डेटा आते हैं, तो सर्टेन इंस्टीट्यूशन से जो ये डेटा इशू करती हैं तो उनके बारे में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए। एंड द थर्ड इज़ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो तीसरी चीज़ है दैट इज़ लॉ, रूल एंड रेगुलेशन। तो इकोनॉमी में जो भी चीज़ चल रहा होता है वो सर्टेन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहा होता है, उसके बारे में भी जानकारी होती है, जानकारी लेनी होती है। इसको कहते हैं हम लोग बेसिक्स। सो ए स्टैंड्स फॉर अप्रोचेस, बी स्टैंड्स फॉर बेसिक्स। और बेसिक्स में भी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बैकग्राउंड, भाई किस बैकग्राउंड में वो चीज़, उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर इन्फ्लेशन है तो उसका क्या बैकग्राउंड है। कोई भी चीज़ है अगर हम लोग के सामने, अगर फूड सिक्योरिटी का इशू है तो उसका क्या बैकग्राउंड है, अगर एमएसपी का इशू है जो अभी बहुत चल रहा है, फार्मर्स एजिटेशन चल रही है उस पर, तो फार्मर्स एजिटेशन का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको लेकर क्या है ये जानना बेसिक्स है। देन कम टू द थर्ड एस्पेक्ट, द सी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ करंट। इकोनॉमी डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। इकोनॉमिक डिसीजन सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से कुछ बदलता है तो इकोनॉमी बदलता है, और सबसे पहले इकोनॉमी बदलती है, उसी का असर आपको इंटरनेशनल में, नेशनल में दिखाई देता है। तो बिकॉज दिस द वेरी नेचर ऑफ इकोनॉमी इज डायनेमिक, सो वी नीड टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड विद द करंट थिंग्स। तो जो भी चल रहा है इकोनॉमी में वो जानकारी भी रहनी चाहिए, इसको हम लोग करंट बोलेंगे। और बहुत आसान है यहाँ पे करंट कवरेज करने के लिए। भाई करंट कब से कब तक है, ये सबके मन में सवाल होगा, आप लोग के मन में भी सवाल होगा ये, है ना। तो ये जो इश्यू है करंट कवरेज का, तो आप देखिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच की जो चीज़ें हैं
वो आपको करंट में अपनी मतलब कि कवरेज में रखनी चाहिए, उसकी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। जैसे हम लोग कि साल की जो शुरुआत होती है, ईयर शुरू होता है, वो 1 जनवरी से शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर बदल जाते हैं, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है और 1 जनवरी से नया कैलेंडर ईयर शुरू हो जाता है। लेकिन इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, राइट। तो जैसे अभी अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो साल है ये 2024 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये चलेगा आपका 31 मार्च 25 तक। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। इसको और सिंपली डिनोट करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25 इसको बोल सकते हैं। दिस इज फाइनेंशियल FY25, राइट। अगर कहीं अदरवाइज मेंशन नहीं है FY25 तो उसको फिर कैलेंडर ईयर मान लिया जाता है। अगर इस साल को हम लोग को डिनोट करना हो तो ये कैलेंडर ईयर 24 है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 है। पिछला साल जो था कैलेंडर ईयर 23 था और फाइनेंशियल ईयर 24 था वो, तो एक साल एडवांस चलता है आपका फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो आपको क्या करना है, करंट में आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच के करंट को ट्रैक करना होता है। जो भी मेजर इवेंट्स हैं, जो इशूज़ चल रही हैं, उन इशूज़ पे आपको, अभी आप देखें बजट आने वाला है और ये नॉर्मली ये जो होती है ये बजट का ईयर भी है। 1 अप्रैल से आपका बजट इम्प्लीमेंट हो जाता है, 31 मार्च तक चलता है। और अभी आपने ये साल देखा तो अभी इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हुए हैं, तो जिस साल इलेक्शंस होती है उस साल आपका एंट्रीम बजट आता है। तो 1 फरवरी को एंट्रीम बजट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए या 24-25 के लिए 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने लाया था। अब गवर्नमेंट चुन के आ गई है, अब उसके बाद वो एक फुल फ्लेज्ड बजट लेकर आएगी, इसको फाइनल बजट या फुल फ्लेज्ड बजट कहते हैं। तो इस साल डिस्टर्बेंस रहेगी, आपको ये नहीं दिखाई देगा, यानी कि इस साल मोस्टली जुलाई से लेके आपका 31 मार्च 2025 तक का ये फाइनेंशियल ईयर होगा बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शन। लेकिन अगर जनरल इलेक्शन नहीं होगा तो 1 फरवरी को बजट आएगा और वो बजट इम्प्लीमेंट होता है 1 अप्रैल से, तो यहाँ से आपका शुरू होगा। तो आपको मोस्टली बजट टू बजट करंट अफेयर्स आपको हैंडल करना होता है। और बजट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उससे बहुत सारा डिसीजंस लेती है। फार्मर्स, आपको पता है, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर्स पे धरने पे बैठे हैं, तो उनका भी इश्यूज़ है। फिर एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, अभी सभी लोग बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कम क्रिएट हो रही है, वैकेंसीज गवर्नमेंट की कम आ रही हैं, ये सब एम्प्लॉयमेंट का मोस्टली इशूज़ है। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास, अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो मिडिल क्लास को प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है कि बजट में कुछ गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देगी मिडिल क्लास को। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि GST, गवर्नमेंट की जो कलेक्शन थी GST की, वो उनकी जो टारगेट्स हैं उसको ब्रीच कर रही है, मतलब मोर देन दी टारगेटेड कलेक्शन हो रही है। तो हो सकता है गवर्नमेंट उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करे। तो इस तरह के आम तौर पे जो डिसीजंस होते हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उनको गवर्नमेंट एड्रेस करती है बजट में। तो ऐसा आपको अगर बजट टू बजट भी आप लेकर चलेंगे तो आपको काफ़ी करंट का मिल जाएगा। मोस्टली अभी अनाउंस हो जाता है बजट के टाइम पे और वही पूरे साल में इम्प्लीमेंट होता रहता है। कोई अदरवाइज अगर चीज़ नहीं आती है, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं आती है, तो आपके लिए एक सेफ्टी यहाँ है। मोटे तौर पे यहाँ पे आपको पता है कि पूरे साल इकोनॉमी में किस किस तरह का करंट आएगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई हम DFI बनाएंगे, ठीक है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तो किसी महीने में आपको सुनाई पड़ेगा कि इस बार ये डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। गवर्नमेंट बोलती है कि बैड लोन्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम बैड बैंक्स बनाएंगे, तो आपको उस साल में हो सकता है सुनाई पड़े किसी महीने में कि इस महीने में बैड बैंक्स बना दी गई हैं। तो मेजरली जो बजटरी अनाउंसमेंट्स होती हैं उसी को पूरे साल इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इकोनॉमी में करंट को ट्रैक करना ईजी हो जाता है अगर आपने बजट अनाउंसमेंट सुन रखी हैं। मोर और लेस बजट के आसपास जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करती है उसमें से 80-90% अनाउंसमेंट्स को वो इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन 20-30% को इम्प्लीमेंट नहीं भी कर पाती है। तो आपको यहाँ से करंट का आइडिया लगता रहेगा। सो करंट शुड बी कवर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और बजट टू बजट। नाउ द फोर्थ इज डेटा। तो ABCD, ठीक है ना, इकोनॉमिक ABCD में A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। D स्टैंड्स फॉर डेटा। इकोनॉमी में आप अभी किताबें पढ़ते हैं तो डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, ये बहुत सारे डेटा आते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह बने हुए आते हैं। तो इसमें डेटा का रोल है, डेटा का इंपॉर्टेंस है। डेटा की वजह से हम किसी बात को और अच्छे से कह पाते हैं। जैसे हमने शुरू में आपको कहा कि भाई ये बुलेट ट्रेन है,
तो बुलेट ट्रेन क्या इनकम जनरेट करेगी नहीं करेगी उसमें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और 1 लाख करोड़ रुपीज़ आप बुलेट ट्रेन पे खर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख करोड़ रुपीज़ आप स्पेंड करेंगे इकॉनमी में, तो वो इतने के बराबर का इनकम या उससे ज़्यादा का इनकम वो क्रिएट कर देगा। तो वहाँ तो इनकम अप्रोच आपने लगा लिया, ठीक है। लेकिन अब जब आप ये फिगर कहते हैं कि भाई 1 लाख करोड़ रुपीज़ का ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, तो इससे और समझ में आने लगता है डेटा से कि वो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट डालेगी, इनकम पे, इक्वलिटी पे, इकोलॉजी पे। उस डेटा हेल्प करता है और पावरफुल तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो ये आपके दीज आर दी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, ABCD हम लोग क्लासेस में 1 बाय 1 इनको कवर करेंगे। अब आप देखो चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमी में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इकोनॉमी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जैसे अप्रोचेस किया, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, उसको भी हम लोग समझते हैं। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका अपना एक बैकग्राउंड है, आज जो भी है उसके पीछे की कुछ कहानी है, तो हमें समझना चाहिए। और मोस्टली अगर इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो कम से कम हम लोग एटलीस्ट वी कैन टॉक अबाउट 2 फेजेस। फर्स्ट वॉज 1991 pre-1991 and the second is post-1991. Means the first phase is from independence to 1991 and the second is 1991 today onwards. तो ये दोनों फेजेस के कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट मॉडल पे चली है, जो सेकेंड फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट मॉडल पे चल रही है। तो दोनों फेज अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें क्या क्या फीचर्स थे और इसमें क्या क्या फीचर्स है, यानी कि 1991 से जो पहले था प्री 1991 उसमें क्या क्या चल रहा था और 1991 के बाद अभी क्या चल रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा सा हमें इसकी भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। एंड देन वी शुड स्विच ओवर टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आज के डेट में इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं तरीका है पढ़ने का। और इसके जो चैप्टर्स हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जिसमें GDP GNP ये सब पढ़ते हैं। देन मनी बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, मनी से रिलेटेड मैटर्स, बैंकिंग से रिलेटेड मैटर। देन बजट एंड पब्लिक फाइनेंस, द फोर्थ वन इज फॉरेन ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द फिफ्थ इज इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी को मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत 1936 में हुई थी, जब एक बुक लिखी गई थी, जेम कीन्स ने लिखा था दी जनरल थ्योरी। तो उन्होंने कुछ नई नई बातें की थी। थोड़ा हम लोग समझेंगे इसको भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे कैसे है, इसका बैकग्राउंड भी हल्का से समझेंगे। देन सोशल इकोनॉमिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं, इंडियन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सोशल इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये चीज़ें तो मोस्टली मार्केट चलाती है और ये चीज़ें गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। ये मोस्टली माना जाता है कि ये सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी के चैप्टर्स हैं, जो आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फेजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो फर्स्ट फेज थी आपकी सोशलिस्ट मॉडल वाली, उसके ये बहुत प्यारे टॉपिक्स थे। लेकिन अभी कैपिटलिस्ट मॉडल आ गई तो उसमें ये सारे टॉपिक्स बहुत प्यारे हो गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको अपने हाथों में ले लिया है, राइट। और ये सब अगर नहीं होता है, अगर एग्रीकल्चर अच्छी नहीं चलती है तो मोर देन 50% लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनका इनकम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सोशल इकोनॉमिक्स से कहलाता है। और आजकल नया जो इमर्ज हो रहा है दैट इज़ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। द थर्ड वन इज़ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसमें मोस्टली जो हम लोग बात करते हैं वो एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये सब बहुत नज़दीक से स्टडी होने लगा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज फेनोमेना। अब हम लोग 1 बाय 1 क्लासेस में इन चैप्टर्स को पढ़ाई करेंगे। In international politics, neither friends nor enemies are permanent. What is permanent is national interest. यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न दोस्त स्थायी होते हैं न दुश्मन स्थायी होते हैं, एक ही चीज स्थायी होती है, वो क्या है? राष्ट्रहित। चाणक्य ने क्या कहा था? एक राजा को निष्ठावान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, राइट।
ये बहुत सारे गुण बताए, लेकिन अगर ये चीजें राष्ट्रहित के आड़े आ रही हैं तो उसको ये सबको त्याग देना चाहिए। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि 1 AD टू 1500 AD इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री। अब आप कहोगे किस आधार पे कह रहे हो? OECD कंट्रीज ने एक बहुत बड़ी स्टडी की जिसके इकोनॉमिस्ट थे एंगस मेडिसन, आप गूगल कर लेना। उन्होंने 10 साल तक पूरी दुनिया का आर्थिक इतिहास अध्ययन किया, गहन अध्ययन। वो इस कंक्लूजन पे आए। जब अंग्रेज आए, भारत की जीडीपी कितनी थी, यानी वर्ल्ड ट्रेड में क्या शेयर था? 28%। आज क्या है? लेस देन 2%। तो मैं सबसे पहले झूठ आप लोग के दिमाग से निकालना चाह रहा था, राइट? अब आप कहोगे ये तो कोई आरएसएस वाला बोल रहा है। एंगस मेडिसन आरएसएस वाले हैं, उसका कोई आरएसएस से लेना देना नहीं है। चलो मैं कांग्रेस वाले क्या कोट करता हूं। शशि थरूर का नाम सुना है? बहुत ब्रिलियंट आदमी है, ज्ञानी व्यक्ति है। उनकी किताब पढ़ लो, एरा ऑफ डार्कनेस। आपको पता है आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन सी है? अमेरिका। क्या है उनका साइज ऑफ इकोनॉमी? मैं आर्थिक साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है अमेरिका का? 22 ट्रिलियंस। चाइना का क्या है? 15 ट्रिलियन। पूरा यूरोपियन ले लो, यूनियन कितना है? 8 या 10 ट्रिलियन। अकेले भारत से कितना लूटा गया पता है? सबसे लोवेस्ट से हाईएस्ट फिगर बताता हूं मैं आपको। यानी अंग्रेज नहीं आते इस देश में तो आज भारत, चीन, अमेरिका, पूरे यूरोपियन यूनियन से ज्यादा अमीर देश रहता। तो इंडिया एंड चाइना वेर लीडिंग नेशंस टिल 18th century. China, Asia constituted 50% of population and 50% of global output. In less than 10 years, Asia's share came down to 20%. Europe surged ahead. Why did Europe surge ahead? क्यों यूरोप आगे बढ़ गया? And world became Eurocentric. ये तो कारण था, एक और कारण था आर्थिक, ये औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसकी वजह से वो आगे बढ़ गए, राइट? सो एशिया अब काफी पीछे रह गया। लेकिन 45 के बाद एशियन रिसर्जेंस इज बीइंग लेड बाय जापान इन 60s, साउथ कोरिया इन 70s, टाइगर इकोनॉमीज इन 80s। टाइगर इकोनॉमीज का मतलब सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इनको टाइगर इकोनॉमीज बोलते हैं। चाइना इन 90s एंड इंडिया इन चाइना सिंस 2000। तो ये दोनों के बीच में जो होता है, इट हैज ग्लोबल इंपैक्ट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इट हैज ग्लोबल इंपैक्ट। इसलिए हमको एक कंपेरेटिव व्यू लेना है। क्या कि ग्लोबल इंपैक्ट होता है या उसके पहले का? हाँ, तो ये दोनों देशों के बीच में जब कुछ होता है, इसका पूरा विश्व पे असर होता है। यानी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पे इसका असर पड़ता है। यस,
क्योंकि एक तो आर्थिक उस पे पड़ता है और दूसरा एक खतरा भी लगता है। अगर भारत चीन युद्ध में जाएंगे तो पूरा दुनिया परेशान हो जाती है कि क्या होगा, क्योंकि इसका नतीजा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे पड़ेगा। क्योंकि जैसे आज भारत चीन की लड़ाई में तो भारत के साइड से अमेरिका आ जाएगा, जापान आ जाएगा, एक विश्व क्या हाँ इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीजें मैं आपको और बाद में बताऊंगा, अभी आप केवल इतना, इसलिए मैं आपको दोनों देश का एक तुलनात्मक चित्र दे रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऐड नहीं, मैं इसको क्लियर हो, राइट। सबसे पहले हम लेते हैं, जब भी हम कोई दो देशों के बीच में तुलना करते हैं तो इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। मैनेजमेंट में स्वॉट क्या होता है? थ्रेट्स, यानी आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपके पास क्या अवसर हैं, क्या खतरे हैं। आप खुद देख लो, अपना स्वॉट एनालिसिस कर लो। स्वॉट एनालिसिस कर लो अपना। आप किसी नेता का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, किसी संस्था का कर सकते हो, किसी देश का कर सकते हो, किसी गांव का कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या किसी व्यक्ति का कर सकते हो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ एथिक्स। एथिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए। एथिक्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड यूपीएससी में, मतलब अब हालांकि अब इसको रिसेंटली तो नहीं कह सकते, इसमें काफ़ी दिन हो गए, बट ये रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। और इसमें बेसिकली इफ़ यू लुक एट द एथिक्स, ये पेपर 4 है जीएस का, जनरल स्टडीज़ पेपर 4, और इसको हम लोग एथिक्स बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल मायने में एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, राइट। चलो, लेकिन पॉपुलर हो गया एथिक्स के नाम से, तो हम लोग एथिक्स की बात करते हैं। व्हाट शुड बी द स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर एथिक्स, राइट, एंड व्हाट वी हैव टू कवर अंडर एथिक्स। So there are 2 parts of ethics. One is theory part and the second is case studies. आप सिलेबस उठा के देखेंगे, आपको दिखाई देगा बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें, लेकिन आपके सुविधा के लिए, इसको और इजी करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंटली क्लासीफाई किया है। थ्योरी सेगमेंट, यू हैव टू फोकस ऑन 4 थिंग्स। द फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब ये होता है कि देखिए, एक थ्योरी है, ये कही जाती है इसमें कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर दी गार्जियन ऑफ सोशल मोरालिटी। मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो उसको इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं हम लोग कि उसको पूरी सोसाइटी की मोरालिटी का गार्जियन बताया है। गार्जियन मतलब समझ सकते हैं, उसका स्टेटस कॉमन मैन से ऊपर हो जाता है, राइट। तो एथिक्स इज़ बेसिकली अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है, उसको एथिक्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एथिक्स को अप्लाई करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनका जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होगा, वो ऊपर होना चाहिए कंपेयर टू दी कॉमन मासेस। क्योंकि आपने क्या बोला कि दे आर दी गार्जियन ऑफ सोशल मोरालिटी। वो सोसाइटी के मोरालिटी के गार्जियन है, वो सोसाइटी के गुड एंड बैड को जो डिसाइड करने वाला सिस्टम है, उसके ये एपेक्स पे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में। ये भी बात कहते हैं कि भाई जो कॉमन लोगों का सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है और जो एडमिनिस्ट्रेटर का सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, उन दोनों में गैप होना चाहिए, इनका हायर स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट। नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हम लोग की ज़िंदगी की शुरुआत इसी बात से होती है कि ये सही है, ये गलत है। जो सही है वो करते हैं, जो गलत है वो नहीं करते हैं, है ना। तो अगर किसी सोसाइटी का एथिकल स्टैंडर्ड वीक होगा तो वो सोसाइटी बहुत ऊपर के लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाएगी, इनफैक्ट वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो एथिक्स होगी वो और कितनी अहमियत रखती है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में बेसिकली अप्लाई किया गया है, ठीक है। आपके जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो उसको हम लोग एक लाइन में भी कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, और इसमें जो राइट एंड रॉन्ग का सेंस है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखेंगे भाई एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करता है, किस सिचुएशन में फंक्शन करता है,
एडमिनिस्ट्रेशन के भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो वहाँ पे एथिक्स का क्या रोल है या एथिक्स किस तरीके से किस तरह का एक्सपेक्टेशन रखती है एक एडमिनिस्ट्रेटर से, तो इसको हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ एंड स्किल्स। देखिए जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होता है वो वैल्यू पर बेस्ड होता है। अगर हम रिलीजियस वैल्यूज़ के हैं तो हमारी जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होगी वो डिफरेंटली गवर्न होगी, है ना। तो एथिक्स इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन वैल्यूज़। तो एडमिनिस्ट्रेशन के वैल्यूज़ क्या हैं वो भी हमें समझना होगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वैल्यू क्या है, हमें ये भी समझना होगा। फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज क्या है, ठीक है, ये भी हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़, देन स्किल्स। भाई जो नॉर्मल स्किल्स है काम करने का, भाई ये भी तो एक जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक जॉब है। आप IAS बनेंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, है ना। तो ये भी एक जॉब है, लेकिन ये जॉब में और बाकी अदर जॉब में, कॉरपोरेट के जॉब है, उनमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई प्राइवेट जॉब है या कोई अदर जॉब है, उस जॉब में और एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब में कुछ डिफरेंस है? डेफिनेटली डिफरेंस होती है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप ये सिविल सर्विसेज दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम देते हैं आप, तो ये एक अलग टाइप की इसमें जॉब रिक्वायरमेंट होती, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, अलग टाइप की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको भी थोड़ा समझना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ और स्किल पर बेस्ड आपकी एथिक्स होगी। देन इमोशनल इंटेलिजेंस। देयर कुड बी डिफरेंस बिटवीन द बुकिश इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। बुकिश इंटेलिजेंस का मतलब हो कि आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनकी बातें आपको याद हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को बोलते हैं कि भाई आपको सिचुएशन हैंडल करना आता है या नहीं है। सो दिस इज़ बेसिकली सिचुएशन हैंडलिंग। सिचुएशन में हम जाते हैं तो हमारे जो बुकिश नॉलेज है वो काम नहीं आती है, तो उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपके बुक्स काम नहीं आएंगे, आपको कुछ अलग तरीके का इंटेलिजेंस अप्लाई करना होता है, उसी सभी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। देन क्रिएटिविटी। देखिए IAS सबसे बड़ा पोस्ट होगा, सिविल सर्विसेज सबसे बड़ा पोस्ट होता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एपेक्स पे IAS बैठा होता है, सिविल सर्वेंट बैठा होता है ना। तो सभी लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं या सभी लोग फेल हो जाते हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक सिविल सर्वेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो उसके पास अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी, नए तरीके से चीज़ों को अप्रोच करने की कैपेसिटी नहीं होगी। क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं? नोवेलिटी एंड इनोवेशन को बोलते हैं। कि उसके पास कुछ नया है सोचने के लिए, उसके पास कुछ नया तरीका है करने के लिए, इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो एक सिविल सर्विसेज के सर्वेंट के पास क्रिएटिविटी अगर नहीं होगी तो नेचुरल है कि उसका रोल कमज़ोर हो जाएगा, बाकी सभी लोग उसके काम को कर लेंगे, तो फिर उसकी क्या रोल है। सो वी मस्ट हैव दी क्रिएटिविटी। तो ये सब आपका मोस्टली माना जाता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें आप ये सब, अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, वैल्यूज़ की बातें करें, स्किल्स की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें और क्रिएटिविटी की बात करें, तो इन सारी चीज़ों में सबसे पहले हमें कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है। थिंकर्स ने क्या क्या इसके बारे में बोला है, इन सभी चीज़ों पे कुछ कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने कुछ कुछ बोला हुआ है, तो थिंकर्स को पढ़ना होता है। फिर इसमें हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने होते हैं। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना है। फिर हम लोग को इससे जो रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होंगी, कुछ थ्योरीज होंगी, उसको हम लोग को देखने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हैं, तो मोस्टली थिंकर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना होता है इन पोर्शंस के बारे में। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, एथिक्स, वैल्यूज़, स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सोशल इंटेलिजेंस भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, हालांकि सोशल इंटेलिजेंस भी पार्ट होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, राइट, तो वो भी इसका पार्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का थिंकर, देन थॉट और कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। उसके बाद आप देखिए आपका जो पेपर है वो पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज़ थ्योरी एंड द सेकंड इज़ केस स्टडीज़। आपके जो क्वेश्चन भी आते हैं वो फर्स्ट पोर्शन थ्योरीज की आती है और सेकंड पोर्शन केस स्टडीज़ की आती है। एंड केस स्टडी इज़ नथिंग, इट इज़ सिचुएशन हैंडलिंग। आपका ये जो यहाँ पे नॉलेज है वो सिचुएशंस में अप्लाई करना है। सर्टेन केसेस दिए गए हैं जो सिविल सर्वेंट्स के एक्सपीरियंस हैं, यानी कि बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उनको सर्टेन केसेस फेस करनी पड़ती है, सर्टेन सिचुएशंस फेस करती है, उसी के सिचुएशन को वो एक केस स्टडी बना के आपके एग्जामिनेशन में डाल देते हैं। और आपका चेक वो करते हैं, यही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, वैल्यूज़, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है कि भाई इन सब चीज़ों को कैसे आप इस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू टेक अ गुड डिसीजन, इन ऑर्डर टू टेक अ बेस्ट डिसीजन, राइट। तो
डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में इसको अप्लाई कराया जाएगा थ्रू केस स्टडीज़। तो हम लोग भी क्लासेस में थिंकर्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज पढ़ेंगे थ्योरी सेक्शन में, एंड देन केस स्टडीज़ करेंगे। इन सारे नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थ्योरी हो गई, ये प्रैक्टिकल सेक्शन हो गई। तो आगे आगे क्लासेस में इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉट्स। बताओ, ये आप कॉजेज बता रहे हो ना। जैसे अगर ड्रॉट की बात करें तो इट मींस डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। जैसे फॉर एग्रीकल्चरिस्ट ड्रॉट मींस लेस वाटर टू द क्रॉप्स। लेकिन अगर बेसिक आइडिया लें, इट इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल। सॉइल में है मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, उसकी वजह से जो है शॉर्टेज ऑफ फूड, सारे इफेक्ट्स हो गए, तब उस कंडीशन को हम ड्रॉट कहते हैं। और ड्रॉट को हमने देखा था, इट इज स्लो ऑनसेट डिजास्टर। भी इसका इम्पैक्ट जो है काफी ईयर्स तक होता है। जैसे जनरली आप भी ऐसे नहीं कह सकते भी ड्रॉट हो गया, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, कई बार जो 3-4 साल चलता है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। और वहीं अगर ये स्लो ऑनसेट है तो इसमें हम मिटिगेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है भी 2 साल बारिश नहीं होगी या ड्रॉट है, ड्रॉट कंडीशन है, आप उसे कैसे मिटिगेट कर सकते हो? एक तो आप वाटर यूज को कंट्रोल करके थ्रू अवेयरनेस, जितना अवेलेबल वाटर है उसे इफेक्टिवली यूज किया जाए। और दूसरी बात, जैसे रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, जैसे फार्मर्स को एजुकेट किया जाए भी इस साल पानी की कमी रहेगी या मानसून की शॉर्टेज होगी, तो यू शुड नॉट गो फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे शुगर केन और राइस। तो फिर क्रॉप्स ही वो उगाई जाए जो लेस मॉइस्चर नीड हो, ड्रॉट प्रोन हो। तो इसमें आप फर्दर कह सकते हैं भी ड्रॉट प्रोन क्रॉप्स आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी। यहाँ आप पल्सेस, ऑयल सीड्स, तो ऐसे करके जो है भी आप, उससे क्या होगा भी ड्रॉट की जो है कंडीशन डिवास्टेटिंग कम होगी। जैसे आपको वार्निंग है भी इस साल ड्रॉट आएंगे, आपने वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा दी, वो क्रॉप भी खराब हो जाएगी, इकोनॉमिकली भी जो है फार्मर को इम्पैक्ट पड़ जाएगा। वहीं अगर आप ऐसी क्रॉप लगाओगे जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, फार्मर के पास इनकम भी आ जाएगी, उसी इनकम से ही विल बाय द फूड ग्रेन्स। अगर वो उस साल फूड ग्रेन नहीं उगाएगा तो इन द केस वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट अगर कॉजेज की बात करें, कॉजेज क्या हो सकते हैं ड्रॉट के? एक तो लेस रेनफॉल, या तो हो जाएगा लेस रेनफॉल, एक बेसिक कॉज है भी पानी की कमी कब होगी? जब रेनफॉल कम है। लेकिन कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे रेनफॉल तो है लेकिन वाटर स्ट्रेस सिचुएशन है, भी यूजेज ज्यादा है, रेनफॉल हो रही है लेकिन यूजेज ही बहुत ज्यादा है, और क्रॉप्स ही ऐसी आपने उगाई हैं जो ज्यादा पानी खींच रही हैं, तो रेन वाटर फ्लो ऑफ ज्यादा हो रहा है। जैसे इंडिया के केस में अगर आप देखें, कुछ सालों में एक फिनोमिनन देखा गया है, देयर इज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ ड्रॉट्स एंड हाई रेनफॉल। एक ही सीजन में अगर आप देखें, देयर इन द स्टार्टिंग मंथ्स, इन द समर मंथ्स देयर इज पीरियड ऑफ ड्रॉट, पूरा ड्रॉट है। क्योंकि पहले क्या था, अगर कुछ साल पहले करें, देयर वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, 4 महीने में इवनली बारिश होती थी। अब क्या है, इन द फर्स्ट मंथ्स इट इज प्योरली ड्राई पीरियड, पूरा ड्रॉट जैसी कंडीशन हो जाती है। बाद में 2 महीने में क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग ड्यूरिंग द सोइंग ऑफ जो है आपके राइस के टाइम पर बिल्कुल बारिश नहीं होती इन सम टाइम्स। बाद में क्या है, जब फसल बड़ी हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ राइपनिंग देयर इज फ्लडिंग कंडीशन। तो दोनों केस में इम्पैक्ट पड़ जाता है आपका। टोटल क्लाइमेट चेंज का है ये। यानी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि फ्लैश ड्रॉट कंडीशन हो गया, क्योंकि इस बात समझो ना, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर रहेगा ही, एकदम तो सूख नहीं जाएगा। तो हमने कहा था भी सॉइल में अगर मॉइस्चर कम होगा तब ड्रॉट कंडीशंस होंगी, तो एकदम से मॉइस्चर कम नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है अगर आप फ्लैश ड्रॉट वाला कहो। तो अभी लिखो ड्रॉट्स के बारे में डेफिनेशन। ड्रॉट्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी पहले, और उसके बाद इट इज है क्या ड्रॉट? इट इज कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। पानी की
एक्यूट स्कार्सिटी है, बहुत ज्यादा कमी है, कॉमा वाटर की कमी की वजह से क्या होगा, फूड की भी स्कार्सिटी होगी, एंड फॉडर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये देखो ना, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीजें में कनेक्टेड है। एम्प्लॉयमेंट कैसे इंपैक्ट होगी, जैसे एक कंडीशन ड्रॉट की आ गई, तो ड्रॉट की कंडीशन में फसलें नहीं उगेंगी, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को काम नहीं मिलेगा। तो अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर वीक है तो आगे जो है छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होंगी विलेज में, उनका काम नहीं रहेगा, उनका जो है डिमांड नहीं रहेगी गुड्स की। इस तरह से ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, सर्विस सेक्टर नहीं चलेगा इतना। तो हर चीज जो है हमारी इंटररिलेटेड है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, एवरी सेक्टर इज इंटररिलेटेड। जैसे आप डिफरेंट न्यूज आता रहता है, डिफरेंट सर्वेज आते रहते हैं, आप भी ये होता है प्राइमरी सेक्टर अच्छा वर्क कर रहा है, उससे क्या होता है, जैसे अब अगर आप न्यूज थोड़ा फॉलो करते हो तो आप ये एक चीज होती है, अभी अगर प्राइमरी सेक्टर में डिमांड और रूरल एरिया में डिमांड अच्छी है तो अवर इकोनॉमी विल जो है इंप्रूव और इट विल एक्ट गुड, जो उसके ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कहाँ है, रूरल एरियाज में। तो उस तरीके से अगर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो फूड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और सारी चीजों, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सीधा एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अगर उस साल सूखा पड़ा है, ड्रॉट कंडीशन है, देयर विल बी नो सोइंग ऑफ क्रॉप्स की सोइंग नहीं होगी तो लेबर कहां से लगेंगे। तो एक किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ड्रॉट कंडीशन अकर ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी SCA। तो स्कैंटी रेनफॉल की वजह से हो सकते हैं ड्रॉट्स, और क्या कंडीशन हो सकता है, ड्यू टू हाई वाटर नीड। पानी की कमी कैसे होगी, या तो रेनफॉल कम है, दूसरी चीज हाई वाटर नीड, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन जो अर्बन एरियाज में हो जाती है, पानी की कमी स्कार्सिटी ड्यू टू हाई वाटर डिमांड, लिखो ड्यू टू हाई वाटर नीड, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स। आइदर अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ड्रॉट हो सकते हैं, स्कैंटी रेनफॉल और हाई वाटर नीड, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स। एक तो बारिश भी कम हुई, वाटर नीड भी ज्यादा है, वही जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था, अभी आपने वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा ली, वाटर की नीड भी ज्यादा है और बारिश भी नहीं हुई, तो दोनों फैक्टर जब कंबाइन करेंगे उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो आगे लिखो, जो ड्रॉट हमने कहा था इट इज स्लो ऑनसेट डिजास्टर, ये डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ड्रॉट पीरियड डेवलप ओवर पीरियड ऑफ टाइम, develop over period of time without immediately changes, without having any immediate changes, ऐसे लिख लो, to our environment, hence to our environment। भाई environment में immediate changes नहीं होते during the case of disaster, hence drought is slow onset disaster, drought is slow onset disaster।